हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम स्टडी पैराडाइज। आज के इस वीडियो में हम कक्षा छठवीं की गणित के 8 ग्रेड की अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना के सभी प्रश्नों का हल इस वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चैनल पर मेंबरशिप का ऑप्शन ऑन हो गया है, तो आप इस प्रकार से ज्वाइन बटन का उपयोग करके मेंबरशिप के अलग अलग लेवल्स और उनमें दी जाने वाली सुविधाओं को देख सकते हैं। और आपको जो सुविधा चाहिए उस अनुसार आप चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप में आपको पर्सनलाइज्ड वीडियोज़ और ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा मिलेगी, जिसके लिए आपको पर्टिकुलर मेंबरशिप का लेवल लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पिछले वीडियो में हमने रेखाखंड और किरण की बात की थी, तो उस कॉन्सेप्ट को हमने समझा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक यहाँ पर आई बटन पर आपको शो हो रही है, यहाँ से जाकर आप उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और जो 8 ग्रेड की गणित की पुस्तक की जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे दी है, तो आप यहाँ से जाकर पिछले सभी वीडियोस को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आते हैं हम प्रश्नों की तरफ। तो हमें यहाँ पर कुछ कोणों का परिचय दिया गया है, जैसे कि न्यून कोण। कोण AOB जो है न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि इसका जो मान है वह 90 अंश से कम है। तो ऐसे सभी कोण जिनका मान 1 अंश से लेकर 89 अंश तक होता है वे सारे कोण कहलाते हैं न्यून कोण। दूसरा आता है समकोण। तो जो कोण XOZ है, कोण XOZ, यहाँ पर कोण XOZ, बीच में जो अक्षर आता है कोण उसी पर बनता है। तो यहाँ बीच में O है, ऊपर 90 अंश का कोण बन रहा है। तो जो कोण XOZ है वो एक समकोण है, क्योंकि इसका मान जो है 90 अंश का है। और 90 अंश के जो कोण को एक बॉक्स के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको एक बॉक्स दर्शाया जा रहा है, ये। तो 90 अंश का कोण समकोण हो गया। फिर तीसरा है ऋजु कोण, जो कोण AOC है, यानी कोण AOC। तो आप देख पा रहे हैं कोण AOC पर नीचे की तरफ यहाँ पर कोण दर्शाया गया है। तो एक सीधी रेखा जो रहती है, एक सीधी रेखा पर जो बनने वाला कोण रहता है 180 अंश का, उसे कहते हैं हम ऋजु कोण। फिर अगला है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण जो है आप देख पा रहे हैं कोण POQ के बाहर की तरफ जो कोण बन रहा है, ये बाहर की तरफ कोण जो बन रहा है वह है प्रतिवर्ती कोण। और इसका मान जो है 180 अंश से ज़्यादा होता है। जो प्रतिवर्ती कोण रहता है वो 180 अंश से बड़ा होता है और 360 अंश से छोटा होता है। 360 अंश से ये कोण छोटा होगा। तो 180 अंश और 360 अंश के बीच के कोण को हम कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। और अगला है अधिक कोण, कोण CAB। तो ये चित्र में अधिक कोण दर्शाया गया है। तो ऐसे सभी कोण जिनका मान 90 अंश से अधिक, यानी 91 अंश से लेकर जो 179 अंश तक के कोण होते हैं वो कहलाते हैं अधिक कोण। वैसे हम यहाँ दशमलव में भी गणना कर सकते हैं, 0.9 तक, लेकिन राउंड फिगर में हम इसे अभी 189 ले रहे हैं, माफ़ कीजिए 179 ले रहे हैं। तो 91 अंश से लेकर 179 अंश तक के जो कोण रहते हैं वे कहलाते हैं अधिक कोण, यानी समकोण से बड़ा और ऋजु कोण से छोटा। अब आते हैं हम प्रश्नों की तरफ। अगला प्रश्न है, अपने आसपास के परिवेश से कोण बनाने वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखें व उन्हें न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण में वर्गीकृत करें। तो न्यून कोण का मान भी अभी आपको बताया, अधिक कोण का मान भी बताया और समकोण का। तो हमें इनमें बनने वाले कोण के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करना है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कैंची में जो बनने वाला कोण है वह न्यून कोण है, क्योंकि कैंची उस प्रकार बनती है तो यहाँ न्यून कोण बन गया। फिर सरौता वाला जो कोण है, सरौता में जो कोण बनता है, सरौता भी कुछ इस प्रकार होता है, उसके बीच का कोण भी न्यून कोण है। फिर दरवाजे के कोनों का कोण, तो दरवाजा कुछ इस प्रकार होता है, तो इसके जो कोनों पे जो कोण बनता है, चाहे ये कोण हो, ये कोण हो
ये कोण हो या ये चारों कोण 90 अंश के होते हैं, तो ये है समकोण। समकोण। फिर घड़ी में 2:35 का जो समय होता है उस पर जो कोण बनता है वह अधिक कोण होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं घड़ी में ये 2:35 जब बजते हैं तो 2 और यहाँ 7 पे कांटा होता है, तो कुछ इस प्रकार जो कांटा रहता है ये इनके बीच में जो कोण है वो 90 अंश से ज़्यादा हो जाता है, तो वह अधिक कोण है। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 2 है, घड़ी की सुई 12 से चलकर पुनः 12 तक पहुंचने में एक घूर्णन पूर्ण करती है, तो निम्नलिखित स्थितियों को कोणों के नाम से सम्मिलित मिलान कीजिए। तो इसके लिए पहले मुझे यहाँ घड़ी बनानी पड़ेगी, तभी मैं आपको समझा पाऊंगा कि हमें कोणों को घूर्णन के आधार पर कैसे विभाजित करना है। मैंने आपके सामने एक घड़ी का प्रतिरूप बनाया है और इसे मैंने कुल 4 भागों में यहाँ बांट दिया है। तो आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक भाग में जो कोण बन रहा है, ये जो कोण है ये 90 अंश के कोण है प्रत्येक भाग में। तो अब जैसे पहली बात आती है ऋजु कोण की, तो ऋजु कोण का जो मान होता है वह होता है 180 अंश। 180 अंश, तो 180 अंश में ये 2 समकोण घूम जाएगी, यानी 90 अंश ये और 90 अंश ये, यानी घड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगी, तब 180 अंश का कोण बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब हम एक भाग को घूमते हैं, यानी हम घड़ी का जब एक भाग ये घूमेंगे, तब हम इसे कहेंगे 1/4 घूर्णन। क्यों? क्योंकि कुल भाग है यहाँ 4 और 4 में से मैंने केवल एक ही भाग घूमा है, तो ये घूर्णन हो गया 1/4। लेकिन ऋजु कोण में जो है मैं 2 भाग घूम रहा हूँ, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा है, तो ये घूर्णन 2/4 कहलाएगा। यानी 4 भागों में से मैंने 2 भागों में घूर्णन कर लिया है। इसे और हम इसके मानक रूप में हल करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, यानी ऋजु कोण में घूर्णन हो जाएगा 1/2 घूर्णन। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऋजु कोण वाले में। ऋजु कोण वाले में आ जाएगा यहाँ पर 1/2 घूर्णन। पहले वाले के सामने यह जाएगा 1/2 घूर्णन। अब देखते हैं अगली स्थिति समकोण। तो समकोण के लिए मैंने आपको बताया प्रत्येक जो भाग में बनने वाला कोण है वो समकोण। तो समकोण के लिए इतना कोण बनना चाहिए, मतलब जो घड़ी की सुई है वो यहाँ से यहाँ तक आएगी, तो ये घूर्णन हो जाएगा 4 भागों में से केवल एक भाग में हम घूर्णन किया, तो 1/4 घूर्णन। तो समकोण के लिए जो घूर्णन होगा वह होगा दूसरे नंबर पर ये डी नंबर का 1/4 घूर्णन। फिर आगे हम आते हैं अगला हमारा है न्यून कोण। तो न्यून कोण का मान मैंने आपको बताया था 1 अंश से लेकर 89 अंश तक होता है, यानी ये 90 अंश का जो कोण है पूरा नहीं हो पाएगा। यानी 1 अंश की शुरुआत कहाँ से होगी? जब हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो ये हल्का सा जो कोण बनेगा वो 1 अंश का होगा, और ये कहाँ तक जाएगा? ये पूरा यहाँ तक नहीं जाएगा, 89 अंश तक जाना है, क्योंकि यहाँ तक हम आ जाएंगे तो ये 90 अंश का कोण बन जाएगा, तो हम थोड़ा सा पीछे तक रहेंगे। तो ये जो घूर्णन है वह होगा, यानी हम पूरा एक भाग भी नहीं घूम पाए, तो जो घूर्णन कहलाएगा वो 1/4 घूर्णन से कम। 1/4 घूर्णन कब होता है? जब हम यहाँ तक इस लाइन को स्पर्श कर देते हैं, यहाँ तक आ जाते, लेकिन हम 89 अंश तक गए, मतलब इस लाइन को भी स्पर्श नहीं किया, तो 1/4 घूर्णन से जो कम घूर्णन है वो न्यून कोण में होगा। अगला है चौथा अधिक कोण। तो अधिक कोण में आप देख पाएंगे कि अधिक कोण का मान जो होता है वो 90 अंश से अधिक, यानी 91 अंश से लेकर 189 अंश तक होता है, 179 अंश तक होता है। यानी अधिक कोण का मान समकोण से ज़्यादा रहेगा और ऋजु कोण से कम। ऋजु कोण 180 अंश का होता है, तो यानी हम यहाँ से इसमें 90 अंश से ज़्यादा जाएंगे, यानी यहाँ से शुरू करेंगे और ये घूर्णन कहाँ शुरू होगा? अधिक कोण में यहाँ से, क्योंकि यहाँ तक तो देख पा रहे हैं आप, ये लाइन तक तो 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ तक, तो इससे हमें थोड़ा सा आगे जाना है, तो ये 1/4 घूर्णन से अधिक हो जाएगा। और यहाँ तक अगर हम जाते हैं इस लाइन तक, तो ये 180 अंश का कोण बन रहा है यहाँ तक पूरा, तो हमें इससे थोड़ा पीछे तक रहना है, क्योंकि ये 180 अंश से कम है, तो हम जाएंगे केवल यहाँ तक। तो ये जो घूर्णन होगा वह 1/4 घूर्णन से अधिक होगा, लेकिन 1/2 घूर्णन से कम।
तो इस प्रकार जो घूर्णन होगा अधिक कोण के लिए वो होगा 1/4 घूर्णन और 1/2 घूर्णन के बीच में, क्योंकि हम 90 अंश से अधिक जाएंगे और 180 अंश से कम। 90 अंश में जो घूर्णन था हमारा समकोण के लिए वह था 1/4 घूर्णन, और ऋजु कोण 180 अंश के लिए जो घूर्णन था हमारा वह था 1/2 घूर्णन। तो इनके बीच में ये मान है, इसलिए जो घूर्णन होगा वो इनके बीच में होगा। फिर अगला हमारा है प्रतिवर्ती कोण। तो मैंने आपको बताया था प्रतिवर्ती कोण का मान जो है ऋजु कोण से ज़्यादा होता है, यानी 180 अंश से अधिक, और ये संपूर्ण कोण यानी पूरे एक चक्कर जो होता है 360 अंश का होता है, इससे कम होता है, यानी 360 अंश से कम यानी 359 अंश तक। तो हमारा जो घूर्णन होगा, देख रहे हैं आप, ऋजु कोण के लिए या 180 अंश के लिए जो हमारा घूर्णन था वह था यहाँ से लेके यहाँ तक 2 भाग तक, लेकिन हम इसमें 181 अंश से शुरू कर रहे हैं, यानी ये 1/2 घूर्णन से ज़्यादा रहेगा। और जो संपूर्ण कोण है 360 अंश उससे थोड़ा सा कम रहेगा, तो ये 360 अंश यानी एक पूर्ण घूर्णन से कम। तो इसका जो उत्तर आएगा वह आएगा 1/2 घूर्णन से अधिक और एक पूर्ण घूर्णन से कम। और आखिरी में जो छठवा है संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण का मतलब होता है जब हम एक पूरा चक्कर इस वृत्त का लगा लेते हैं तब वो कहलाता है संपूर्ण कोण। तो इसका आ जाएगा एक पूरा या संपूर्ण घूर्णन। जब एक बिंदु की परिधि हम पूरा एक चक्कर लगा लेते हैं तो ये कोण होता है 360 अंश, तो ये घूर्णन कहलाएगा एक पूर्ण घूर्णन। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्न का सुमेलन कीजिए। तो यहाँ पर हमें एक सही जोड़ी दी गई है, तो एक तरफ इसमें त्रिभुज की माप और दूसरी तरफ हमें त्रिभुज का प्रकार बताना है। तो इसके अंतर्गत पहला है समान लंबाई की 3 भुजाएं। तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी इसमें तीनों भुजाएं समान माप की होती हैं। दूसरा है समान लंबाई की 2 भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें समान लंबाई की 2 भुजाएं और तीसरी भुजा अलग होती है उसे कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। तो दूसरे के सामने आ जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा है अलग अलग लंबाइयों की सभी भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग माप की हों उसे हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो तीसरे के सामने ये आ जाएगा। फिर चौथा है 3 न्यून कोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण हो उसे हम कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। तो F नंबर का जाएगा चौथे के सामने। फिर पांचवा है एक समकोण। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। फिर छठवा है एक अधिक कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो उसे कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारी सही जोड़ी यहाँ पर पूर्ण हुई। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने परिवेश या आसपास की द्विविमीय आकार वाली वस्तुओं के 5 उदाहरण लिखो। तो द्विविमीय यानी ऐसी आकृतियां जिसमें केवल 2 विमाएं होती हैं। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे किताब का पृष्ठ, तो इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। दीवार पर पोस्टर जो लगा होता है उसमें भी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, या हम इसे कह सकते हैं ऊंचाई एवं चौड़ाई। तीसरा है फर्श की टाइलें। तो फर्श की टाइलों में केवल लंबाई चौड़ाई होती है। कागज़ की शीट में भी केवल लंबाई चौड़ाई होती है। और सड़क पर जेब्रा क्रॉसिंग होती है वो भी द्विविमीय यानी कि लंबाई और चौड़ाई सहित होती है। तो द्विविमीय यानी जिसमें केवल 2 विमाएं हों, और त्रिविमीय यानी जिसमें 3 विमाएं, लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई तीनों आ जाएं। तो उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अब आते हैं हम बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु द्विविमीय प्रकार की है? तो अभी अभी मैंने आपको बताया द्विविमीय यानी जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, या चौड़ाई व ऊंचाई हो, या लंबाई व ऊंचाई हो, कोई भी 2 विमाएं हों तो उन्हें कहते हैं हम द्विविमीय। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें जो पेज पर बना एक वृत्त है ये द्विविमीय है। बाकी पासे में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। आइसक्रीम की कोन में भी तीनों विमाएं होती हैं, और फुटबॉल में भी तीनों विमाएं। इन्हें हम पेज पर नहीं बना सकते। द्विविमीय आकृतियाँ एक पेज पर बनाई जा सकती हैं, एक समतल पर बनाई जा सकती हैं, लेकिन त्रिविमीय आकृतियों में हम इन्हें एक कागज पर या पेज पर ड्रॉ नहीं कर सकते। प्रश्न क्रमांक 2 है, 9 बजे घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच
में बने कोणों की माप है। तो जो 9 बजते हैं तो घंटे की सुई यहाँ होती है और मिनट की सुई ये 12 पे होती है। तो इनकी बीच की जो सुई हैं इन पे एक तो यहाँ 90 कोण बन जाएगा और ये जो प्रतिवर्ती कोण है ये हो जाएगा 270 अंश का। तो 2 कोण यहाँ पर बन रहे हैं 270 अंश जो प्रतिवर्ती कोण होगा और दूसरा समकोण 90 अंश का। प्रतिवर्ती कोण बाहर की तरफ बनेगा और जो समकोण है वो अंदर की तरफ बनेगा। पूरा जो कोण है वो 360 अंश का होता है, ये बता चुका हूँ मैं पहले ही। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 360 अंश योग हो जाएगा इनका। प्रश्न क्रमांक 3, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण समान माप का हो तो वह कहलाता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण समान हो उसे कहते हैं हम समबाहु त्रिभुज। क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो उसे हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और समान माप के सामने का कोण समान माप का होता है, यानी तीनों भुजाएं समान हैं तो इस भुजा के सामने का कोण ये, इस भुजा के सामने कोण ये और इस भुजा के सामने कोण ये भी आपस में समान होंगे, तो वो होगा समबाहु त्रिभुज। और प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज का 60 अंश का होता है। 60 या 180 अंश, क्योंकि तीनों कोणों का योग त्रिभुज के 180 अंश होगा। प्रश्न क्रमांक 4, एक बालक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा है। यदि वह घड़ी की दिशा में 1 से 1/2 घूर्णन करे तो उसका मुख अब किस दिशा में होगा। तो बालक का मुंह पहले दक्षिण दिशा की ओर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है पूर्व दिशा, ये है पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा और नीचे वाली है दक्षिण दिशा, यानी वो दक्षिण की ओर यानी इस तरफ यहाँ मुंह करके खड़ा हुआ है। अब वह घड़ी की दिशा में कितना घूर्णन कर रहा है, 1 सही 1/2, यानी कि 1.5 घूर्णन कर रहा है। 1 घूर्णन ये पूरा और आधा घूर्णन। तो 1 घूर्णन जब वो करेगा तो वो 1 घूर्णन में वो पूरा वापस से यहीं आ जाएगा। लेकिन अब वो यहाँ से आधा घूर्णन और करेगा तो आधा घूर्णन मतलब वो यहाँ से अब यहाँ आएगा। तो यहाँ आ गया मतलब वो उत्तर दिशा की तरफ आ गया। तो 1.5 घूर्णन करने के बाद वो उत्तर दिशा की ओर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 है, रोहन ने घड़ी की ओर देखकर रोहित से पूछा कि अभी 12 बजे हैं, 9 बजने तक घंटे की सुई द्वारा कितने समकोण की दूरी तय की जाएगी। तो आप जानते हैं कि घड़ी को हम 4 भागों में बांटते हैं तो यहाँ 4 समकोण बनते हैं। यहाँ पे 12, यहाँ 12 होंगे, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो घंटे की सुई अभी 12 पे है, जैसे वो 3 पे आती है यानी 9 बजने तक हमें बताना है वो कितने समकोण तय करती है। तो अभी घड़ी यहाँ 12 पर है, 12 से जब वो 3 पर आएगी तो एक समकोण तय कर चुकी होगी। जब वो 3 से 6 पर आएगी तो दूसरा समकोण तय कर चुकी होगी। और जब वो 6 से 9 पर यहाँ आएगी तो तीसरा समकोण तय कर चुकी होगी। इस प्रकार पहला समकोण ये, दूसरा समकोण ये और तीसरा समकोण ये। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न है यानी कि प्रश्न क्रमांक 6 है, इसके अंतर्गत संपूर्ण कोण या कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं दर्शाइए। तो हम पहले भी इसकी चर्चा इसी वीडियो में कर चुके हैं कि जब कोई रेखा अपने प्रारंभिक बिंदु से घूमकर एक पूरा चक्र यानी कि 360 अंश बनाते हुए उसी बिंदु पर वापस आ जाती है तो बनने वाला कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। यहाँ पर इसे चित्र द्वारा भी मैंने दर्शाया और वहाँ भी दर्शाया था मैंने कि ये एक वृत्त है और यहाँ बीच में जैसे कोई बिंदु है, तो जब इस बिंदु के चारों ओर परितः हम एक पूरा चक्कर यहाँ लगाते हैं और प्रारंभिक बिंदु पर पहुँच जाते हैं तो बनने वाला कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। अब प्रश्न क्रमांक 7, कोई 3 वस्तुएं चुनिए जिनके ऊपरी सिरे सपाट हों। प्रकार और स्केल को प्रयोग करते हुए इन ऊपरी सिरों की सभी भुजाओं को मापिए। तो आप अपने अनुसार अपने आसपास की वस्तुओं को प्रकार और स्केल की सहायता से नाप के यहाँ पर उसे लिख सकते हैं। मैंने जो यहाँ पर भुजाएं मापी हैं उनकी माप मैंने यहाँ लिखी है। जैसे टेबल की जो भुजाएं हैं वो 1 मीटर, 1.2 मीटर और 0.1 मीटर। बोर्ड की भुजाएं 1.5 मीटर, 1 मीटर और 0.1 मीटर। और बिस्तर की भुजाएं 2.5 मीटर, 2 मीटर और 0.5 मीटर है। आप अलग अलग कोई भी भुजाएं ले सकते हैं।
प्रश्न क्रमांक 8 है, एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम क्या है? तो एक चौथाई घूर्णन के लिए कोण का नाम समकोण है। इसकी माप नभ्यंश होती है। यानी जब हम एक वृत्त में टोटल जो 4 भाग हैं, इनमें से 4 भागों में जब हम एक भाग में घूर्णन करते हैं, यानी हम पहले ही भाग में यहाँ से केवल यहाँ तक आए, तो ये 4 भागों में केवल पहले भाग का घूर्णन हुआ, तो इस घूर्णन को हम कहेंगे एक चौथाई, क्योंकि 4 भागों में से हम केवल एक भाग पर ही घूमे हैं। अगर हम यहाँ तक आ जाएँ तो ये 2 चौथाई, ये यहाँ तक 3 चौथाई, और ये 4/4 घूर्णन यानी संपूर्ण घूर्णन हो जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 9 की ओर। दैनिक जीवन से संबंधित ऐसे दो उदाहरण लिखिए जहाँ समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण और प्रतिवर्ती कोण बन रहे हैं। तो इन कोणों की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको बता दिए, तो इन्हें आप देखकर लिख लीजिएगा। हम आते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, एक व्यक्ति ने 2 तारों को इस तरह जोड़ा जिससे कि उनके बीच का कोण समकोण हो गया। आकृति बनाते हुए बताइए जोड़े गए तार किस प्रकार की रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इन तारों को जोड़ा गया है कि एक दूसरे को काटते हुए नभ्यंश का कोण यहाँ बना रहे हैं। तो इस प्रकार के तार प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं या काट रही हैं। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की ओर। निम्न के चित्र बनाइए। तो एक विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज। विषमबाहु न्यूनकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों और तीनों कोण नभ्यंश से कम के हों। तो ये इस प्रकार बन जाएगा। तीनों भुजाएं आप देख पा रहे हैं अलग अलग माप की हो गई हैं। ये तीनों भुजाओं की माप एक सी नहीं है, अलग अलग है, और तीनों कोण नभ्यंश से कम के हैं। फिर दूसरा है एक अधिक कोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी एक कोण इसमें नभ्यंश का होगा और समद्विबाहु यानी कोई 2 भुजाएं समान होंगी। तो ये चित्र मैंने बना दिया यहाँ पर। ये जो 2 भुजाएं ये समान हैं और इसमें जो कोण है ये नभ्यंश से ज़्यादा का है। तो ये हो गया समद्विबाहु अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है एक विषमबाहु समकोण त्रिभुज। तो विषमबाहु यानी तीनों भुजाएं इसकी अलग अलग माप की होंगी और एक कोण समकोण होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये विषमबाहु समकोण त्रिभुज बन गया है। तीनों भुजाएं जो हैं अलग अलग माप की हैं और एक कोण यहाँ समकोण है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12 है, घड़ी पर सुइयों की स्थिति निम्न प्रकार बनाकर कोणों की जांच आरे टेस्टर या सेट स्क्वायर द्वारा कीजिए। सेट स्क्वायर आपने देखा होगा। सेट स्क्वायर इस प्रकार का होता है। इसमें एक कोण नभ्यंश का होता है और 2 कोण 45-45 अंश के होते हैं। यहाँ पर एक सेट स्क्वायर 30-60-90 वाला भी होता है। इसमें एक कोण 30 अंश का, एक 60 अंश का और एक 90 अंश का होता है। तो यहाँ पर हमें सेट स्क्वायर या आरे टेस्टर का उपयोग करना है। आरे टेस्टर कागज़ की सहायता से बना जा सकता है, जिसमें कोना जो रहता है कुछ इस प्रकार समकोण की भांति दिखता है। तो इसे हम उन 2 घड़ी की सुइयों के बीच में रखकर यह जांच कर सकते हैं कि बनने वाला कोण समकोण है या उससे कम है या उससे ज़्यादा। इसका मुख्य उद्देश्य केवल समकोण की माप करना होता है। तो जब हम घड़ी में 12 से 2 पर जाते हैं तो पहले मैं इसे जो स्टैंडर्ड विधि है उस तरीके से कर लेता हूँ। तो 12 से 2 तक जा रहे हैं, मतलब घंटों में कितने का अंतर आ रहा है? 2 का। और जो घड़ी के कांटे होते हैं कुल 12 घंटे का चक्र पूरा करते हैं। तो 12 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर, 2/12। और जो एक कोण होता है घड़ी में, पूरा कोण होता है 360 अंश का। तो 2/12 × 360 यानी कोण बनेगा 60 अंश का। तो आरे टेस्टर से मापने पर यह समकोण से कम होगा। इसी प्रकार जब हम 6 से 7 तक जा रहे हैं, मतलब घड़ी में कुल अंक होते हैं 12 और 6 से 7 में हम केवल 1 घंटे का सफ़र कर रहे हैं, तो 1/12। और ये कोण में कितना होगा, इसके लिए हम संपूर्ण कोण से गुणा कर देते हैं 360 से। तो 360 से गुणा करेंगे तो ये 12 से कट जाएगा, 12×3 = 36 और 12×0 यानी आरे टेस्टर से इसे हम मापेंगे तो ये समकोण से कम होगा। इसी प्रकार मैंने अन्य दोनों प्रश्न भी किए हैं। यहाँ पर भी हम जब 2 से 5 पे जा रहे हैं तो हम कुल 3 घंटे का सफ़र तय कर रहे हैं। तो ये 3 मैंने ऊपर लिख दिया है और /12 और कोण के लिए 360 से गुणा किया, तो ये पूरा 90 अंश आ रहा है। यानी आरे टेस्टर से मापने पर ये समकोण के बराबर होगा।
इसी प्रकार अगला जो हम नापेंगे तो 120 अंश आएगा जो समकोण से ज़्यादा होगा। अगला प्रश्न है, एक न्यून कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से कम माप के होते हैं। क्या किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से अधिक माप के होते हैं? हाँ या नहीं और क्यों? तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। तीनों कोणों का मान कुछ भी हो, लेकिन उनका योगफल हमेशा 180 अंश से ज़्यादा नहीं हो सकता, ना उससे कम हो सकता है। एग्जैक्ट 180 अंश होता है। तो न्यून कोण त्रिभुज में तीनों कोण 60 अंश 90 अंश से कम के होते हैं और योगफल बनाते हैं 180 अंश। और यदि कोई कोण त्रिभुज अधिक कोण है तो भी उसमें केवल एक कोण ही 90 अंश से अधिक होगा, बाकी के दो कोण न्यून कोण ही होंगे। जैसे एक कोण अधिक कोण हो गया, जैसे मान लीजिए वो हो गया 100 अंश का, तो बाकी के दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन वो समकोण भी नहीं होंगे ना अधिक कोण, वो न्यून कोण ही होंगे। जैसे एक हो गया मान लीजिए 40 अंश और दूसरा हो गया 40, तो इस प्रकार ये 180 बन गए। और भी कई मान हो सकते हैं, अगर यहाँ बढ़ जाएगा मान तो वो यहाँ छोटा हो जाएगा, क्योंकि योगफल 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो कथन लिखा गया है, क्या किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से अधिक माप के होंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसका कारण हमने लिखा है यहाँ, यदि किसी अधिक कोण त्रिभुज के सभी कोण 90 अंश से अधिक माप के होंगे तो सभी कोणों का योग 180 अंश से अधिक हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 14 है, अपनी शाला में उपलब्ध वस्तुओं में से घन व घनाभ के उदाहरण देते हुए उनकी तुलना करें। तो आप जानते होंगे घन सभी वर्गाकार फलकों से मिलकर बनता है। यानी हम 6 वर्गाकार फलकों को एक के ऊपर एक जमा दें तो बनने वाली आकृति घन होती है। जैसे आपने देखा होगा एक पासा के सभी 6 फलक वर्ग के समान होते हैं। वर्ग यानी बिल्कुल उनकी सारी भुजाएं एक समान होंगी। और घनाभ जो होता है, जब हम 6 आयतों को, यानी इस प्रकार के 6 आयतों को जब हम एक के ऊपर एक सही क्रम में इस प्रकार जमा लें कि उससे एक बंद आकृति बन जाए, तो 6 फलकों से बनने वाली 6 आयताकार फलकों से बनने वाली बंद आकृति घनाभ कहलाती है। तो हमें घन और घनाभ के उदाहरण देने हैं। तो घन के आकार की जो वस्तुएं हैं वो एक पेपर वेट हो सकता है, फिर चौक का डब्बा भी हमारा घनाकार होता है। लेकिन घनाभाकार में आ जाएंगी गणित की पुस्तक, हमारी जो नोटबुक है वो, हमारा मोबाइल फ़ोन, और भी कई वस्तुएं हैं जो घनाभ के आकार की होती हैं। जैसे माचिस भी जो है, माचिस भी घनाभ के आकार की होती है। घनाकार वस्तुओं की प्रत्येक फलक वर्गाकार होती है, तो इसकी 6 फलक वर्ग के आकार की होंगी। और घनाभाकार वस्तुओं की जो प्रत्येक फलक है वो आयत के समान होंगी, आयताकार होंगी। अब आते हैं इस अध्याय के अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। घर से स्कूल के रास्ते का नजरी नक्शा बनाइए यदि दिशाएं कागज पर इस प्रकार दर्शाई जाएं। तो मैंने आपको अभी इसके पहले जो प्रश्न आया था एक, उसमें दिशाओं के बारे में बताया था कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस प्रकार होती हैं। तो हमें अपने स्कूल की स्थिति के आधार पर ये दिशाओं को दर्शाते हुए एक नजरी नक्शा बनाना है। जैसे मैंने अपने विद्यालय का एक नजरी नक्शा आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो आप इसी के आधार पर अपने स्कूल का नजरी नक्शा बनाने का प्रयास करें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपके कोई कमेंट या डाउट हैं या कोई क्वेरी हैं तो उन्हें कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करें। और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के सॉल्यूशन के साथ। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।